Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello everyone, welcome to the Solitude Education. Now starting our next question. अगला क्वेश्चन देखिए एसएससी जेई के अंदर आया बच्चे क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन द एसएससी जेई 2012. एसएससी जेई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है. 20 मार्क्स की प्रॉब्लम थी और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, जो आपके एग्जामिनेशन में एसएससी मेंस के अंदर आई हुई है. ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन है बच्चे कि ड्रो द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन इन द फिगर बिलो. ठीक है, ये बीम दिया है और इस बीम के लिए आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है. क्लियर है? क्या ड्रॉ करना है बच्चे? आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है इस बीम के लिए. क्लियर है? चलो, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सबसे पहले जब भी हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करनी रहती है. ये बीम था, इस बीम के ऊपर मैं अपनी रिएक्शंस कैलकुलेट करूंगा. इस हैंड पे भी अपनी रिएक्शन कैलकुलेट कर लूँगा और इस हैंड पे भी अपनी रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लूँगा. क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? चलो, अब थोड़ा सा एक दो बच्चे कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर जितना आप जिस तरह से वे में आप बताते हो मतलब ड्रॉ करना, क्या उतने से हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे? यस, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके एवज में बच्चे आपको सबसे पहले रिएक्शन कैसे आई है वो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं. प्लस आपको जैसे इसमें क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? ए, डी, ई, बी, सी. तो हर एक इन दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में एक सेक्शन ले लेना. उस सेक्शन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी आपको, जब भी फुल मार्क्स मिलेंगे. जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था एसएफडी बीएमडी का, मैंने उसमें कैलकुलेशन बताई हुई है. फिर मैंने बाद में ये भी बताया था कि अब मैं हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा. मैं हर एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा कि भाई इसके लिए ये कैलकुलेशन कर लो, इसके लिए कर लो, इसके लिए ये कर लो. नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हर क्वेश्चन में आपको करना है. मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन, लेकिन आपको करनी है एग्जाम में. ठीक है, साइड बाय साइड कैलकुलेशन दिखा देना कि ये मेरी कैलकुलेशंस होती. क्लियर है? चलो, तो ये पीछे मेरा बीम है, ये मेरा एक तरह से ओवरहैंग बीम है. तो इस ओवरहैंग बीम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मेरी दो रिएक्शन होंगी. इस एंड पे मेरी एक रिएक्शन होगी डैट इज ऑफ वी ए, और इस एंड पे मेरी दूसरी रिएक्शन होगी डैट इज ऑफ वी बी. क्लियर है? इस एंड पे एक एंड पे मेरी रिएक्शन होगी वी ए और इस एंड पे मेरी रिएक्शन होगी डैट इज वी बी. क्लियर हुआ? चलो, अब मेरे को एक बात पता है कि भाई समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या होते हैं? 0. वर्टिकली अप फोर्सेस को आप बच्चे ले लीजिए पॉजिटिव और वर्टिकली डाउन फोर्सेस को ये आप ले लीजिए नेगेटिव. क्लियर है? वर्टिकली अप फोर्सेस को ले लीजिए पॉजिटिव और वर्टिकली डाउन फोर्सेस को आप ले लीजिए नेगेटिव. क्लियर है? वर्टिकली अप फोर्सेस को ले लीजिए पॉजिटिव, वर्टिकली डाउन फोर्सेस को ले लीजिए नेगेटिव. क्लियर है? वर्टिकली अप को पॉजिटिव, वर्टिकली डाउन को नेगेटिव. ठीक है, चलो अब सुनो इधर. नाउ तो वर्टिकली अप फोर्सेस कौन से हैं? अगर मैं वर्टिकली अप फोर्सेस की बच्चे बात करता हूं तो मेरे पास जो वर्टिकली अप फोर्सेस हैं, तो वर्टिकली अप फोर्सेस में मेरे पास क्या क्या है? वी और वी बी अपवर्ड है. वी और वी बी मेरे अपवर्ड हैं, तो मैं लिख लूँगा नाउ वी ए प्लस वी बी. नाउ वी ए प्लस वी बी. वी ए भी मेरा वर्टिकली अप है और वी बी वर्टिकली अप है. बाकी सारे जितने भी फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड लगे. जैसे यूडीएल है. यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है बच्चे? 2 किलोन्यूटन पर मीटर. कितनी लेंथ पे लगा है? 4. वर्टिकली डाउन आएगा तो नेगेटिव. दूसरा 6 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड तो -6. तीसरा 3 किलोन्यूटन का लोड डाउनवर्ड लगा है तो -3. और ये यूडीएल का भी डाउनवर्ड ही लगेगा. कितना है? 3 किलोन्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है, 2 मीटर लेंथ पे लगा है तो माइनस. ये भी माइनस क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड है. ठीक है, अगर बच्चे मैं यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ तो 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 और 3 17, और 17 और 6 कितने होते हैं? 23, 23. तो वी और प्लस वी बी. नाउ वी ए प्लस वी बी की जो वैल्यू आ रही है, नाउ वी ए प्लस वी बी, इट इज़ कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज़ ऑफ 23. ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. वी ए प्लस वी बी इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 23. वी ए प्लस वी बी इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 23. क्लियर हुआ? कितना? 4 दूनी 8, 8 6 14, 3 17, 17 और 6 कितने हो गए? 23. अब भाई रिएक्शन अननोन तो मेरे पास 2 हो गए. वी ए और वी बी मेरे पास अननोन है, लेकिन इक्वेशन 1 है, यानी कि मुझे एक और एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. वो इक्वेशन कहाँ से आएगी? वो इक्वेशन आएगी, मैं ए पॉइंट मेरा क्या है? सिंपली सपोर्टेड. अगर मैं इस ए पॉइंट के अबाउट क्या ले लूँ बच्चे? मोमेंट ले लूँ, यानी कि समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज कमिंग आउट टू बी 0. ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्यों 0 कर रहा हूँ? क्योंकि भाई सिंपली सपोर्टेड और सबको पता है मोमेंट 0 होता है. सिंपली सपोर्ट
जहाँ पे भी होती है आइदर एंड पे, वहाँ पे मोमेंट क्या होता है मेरा, जीरो होता है। अब बच्चे मैंने क्या किया, मैंने एक साइन कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिया भाई, क्लॉकवाइज मोमेंट मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मैं ले रहा हूँ नेगेटिव। क्लियर है, क्लॉकवाइज मोमेंट मैंने ले लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले लिए मैंने नेगेटिव। क्लियर है, चलो अब ये तो इसी से पास करेगा तो इसका तो कोई मोमेंट होगा नहीं। दूसरा लोड ये यूडीएल का यहाँ पे लगेगा, टोटल लोड कितना था ये 2 × 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 किलोन्यूटन है। कहाँ पे लगता है सीजी, यानी कि इधर से भी 2 मीटर इधर से भी 2 मीटर। तो इसकी टिप देखो कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो 8 × 2 और क्लॉकवाइज क्या है बच्चे पॉजिटिव, तो 8 मल्टीप्लाई में 2, 8 मल्टीप्लाई में 2। दूसरा 6, इसके टिप देखो कैसे घूम रहा है इसके अबाउट क्लॉकवाइज, तो 6 मल्टीप्लाई कितना हुआ 4, तो प्लस 6 मल्टीप्लाई में 4। अगला लोड देखो 3 किलोमीटर का, टिप देखो कैसे घूम रहा है ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज, तो 3 × 4 2 6, तो 3 × 4 2 कितना हुआ 6। उसके बाद रिएक्शन वीबी की टिप देखो कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वीबी × 4 2 6 और 4 10, तो कितना हुआ 9। वीबी मल्टीप्लाई में कितना होगी वैल्यू 9, वीबी मल्टीप्लाई में कितना 10। अब ये यूडीएल लगा, तो यूडीएल का भी भाई सीजी तो ये होगा ना, लोड कितना 3 कितने पे लगा 2, यानी कि 3 दूनी 6। ये किससे रोटेट कर रहा है इसके अबाउट क्लॉकवाइज, कैसे रोटेट कर रहा है बच्चे क्लॉकवाइज, तो 6 सीजी पे लगेगा तो 1 मीटर इधर हो गया, 1 मीटर बच्चे मेरा इधर हो गया, तो 4 2 6 4 2 6 और 4 10 और 1 11, कैसे 11, तो प्लस 6 मल्टीप्लाई में 11, इट इज़ कमिंग आउट टू बी हाउ मच, डैट इज़ 0, इट इज़ कमिंग आउट टू बी हाउ मच, डैट इज़ 0। क्लियर हुआ, क्लियर हो, इसकी कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 6 3 18 प्लस 11 66 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 12.4। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे जो VB की वैल्यू आ रही है ना, VB इट इज़ कमिंग आउट टू बी ऑफ 12.4। क्लियर हो, जो VB की वैल्यू आ रही है, VB कितना आ गया मेरे यहाँ से 12.4 इतने किलो न्यूटन, और VA प्लस VB बच्चे मेरे को पता है, ये VA प्लस VB, तो 23 माइनस 12.4, तो VA की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, नाउ VA इट इज़ कमिंग आउट टू बी ऑफ 10.6, नाउ VA इट इज़ कमिंग आउट टू बी हाउ मच 10.6 इतने किलो न्यूटन, नाउ VA इज़ कमिंग आउट टू बी ऑफ 10.6 इतने किलो न्यूटन। क्लियर है, तो जो मेरा पार्ट था कि रिएक्शन कैलकुलेशन कैसे करें वो मेरा आ गया, और ये बच्चे कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी वहाँ एग्जाम में। बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कि सर क्या कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे करके, बिल्कुल दिखानी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन तो बिल्कुल नेसेसरी है। तो VB की जो वैल्यू आ रही है नाउ VB इट इज़ ऑफ 12.4 और VA जो आ रहा है डैट इज़ ऑफ 10.6। VA की वैल्यू आ रही है 10.6 किलो न्यूटन और VB की वैल्यू आ रही है 12.4 किलो न्यूटन। क्लियर है, VB की वैल्यू आ रही है 12.4 और VA की वैल्यू आ रही है 10.6। क्लियर है, अरे क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बच्चे मेरे को ड्रॉ करना है शेयर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो देखो अभी इधर देखो सभी लोग, सुनो इधर बच्चे कैलकुलेशन। सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ना वी ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अपनी रेफरेंस लाइन। ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी। नाउ दीज आर द रेफरेंस लाइन। ये मेरी बच्चे रेफरेंस लाइन होगी। ठीक है, चलो रेफरेंस लाइन के बाद एक जस्ट ए मिनट, दिस इज द शेयर फोर्स लाइन। ठीक है, ये मेरी शेयर फोर्स की लाइन होगी। क्लियर, चलो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो मैंने आपको बताया था, जब बच्चे शेयर फोर्स डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो मैंने आपको बताया था वी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, हम लेफ्ट हैंड साइड से अपना मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये पॉइंट पे देखा तो मुझे पता चला बच्चे कि ए पॉइंट पे वर्टिकली अब फोर्स लगा है कितना 10.6 किलो न्यूटन का। ए पॉइंट पे वर्टिकली अब फोर्स लगा है कितना 10.6 किलो न्यूटन का। तो यानी कि मैं वर्टिकली अप मूव कर जाऊंगा, कितनी डिस्टेंस मूव करूंगा, नाउ वी हैव टू मूव वर्टिकली डिस्टेंस हाउ मच, दैट इज 10.6। तो मैं 10.6 डिस्टेंस मूव कर गया। क्लियर हुआ, अब मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब मैं देखता हूँ कि ए के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है डी। ए और डी के बीच में लगा है यूडीएल, और जब किसी पोर्शन में यूडीएल लगा होता है तो शेयर फोर्स डायग्राम की शेप कैसी बनती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बनती बच्चे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन।
और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के लिए मेरे को एक रिलेशन पता है कि dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, -w, यही होता है ना। अब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन तो ये भी हो सकती है वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन भी हो सकती है। तो वो कौन बताएगा, ये रिलेशन। देखो चूंकि लोडिंग क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड होगी तो मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0, यानी कि dv अपॉन dx क्या है बच्चे, dv अपॉन dx इज लेस देन 0। जब dv अपॉन dx आपका लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या बनेगा, किसी भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। और डिक्रीजिंग कर्व का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग कर्व मतलब क्या है बच्चे वो नीचे की तरफ ही आएगी। कहाँ पे आएगी, नीचे की तरफ। तो डिक्रीजिंग कर्व का मतलब हुआ वो कि नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ वो कैसी से बनेगी बच्चे, वो कुछ ऐसी आएगी ना, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ पे इस रेफरेंस लाइन पे डी पॉइंट पे कहाँ मिलेगी, ऊपर मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी या नीचे मिलेगी, वो कौन डिसाइड करेगा कि डी पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स कितना है। निकालो डी पॉइंट पे शेयर फोर्स। अब मेरे को साइन कन्वेंशन बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये जो मेरा शेयर फोर्स सेक्शन हो गया, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड, ये मेरा सेक्शन हो गया x, इसके लेफ्ट में डाउनवर्ड और राइट में अपवर्ड, ये मेरा शेयर फोर्स क्या होता है। नाउ दिस शेयर फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव, और ये शेयर फोर्स जो होता है मेरा पॉजिटिव। क्लियर है, अरे क्लियर है, चलो क्लियर है सभी को। सुनो इधर, ठीक है। अब देखो इधर, अब मेरे को शेयर फोर्स बच्चे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुनो शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर सुनो। डी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है तो उसके राइट वाले फोर्स ले, एक फोर्स लगा है मेरा वर्टिकली अप, कितना वर्टिकली अप लगा है 10.6। सेक्शन के लेफ्ट में वर्टिकली अप क्या होता है, पॉजिटिव, सेक्शन के लेफ्ट में वर्टिकली डाउन क्या होते हैं, नेगेटिव। सेक्शन के लेफ्ट में वर्टिकली अप था 10.6 तो मैंने ले लिया पॉजिटिव। यूडीएल लगा है ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितना, वर्टिकली डाउन कितना 8, तो -8 कितना होता है बच्चे, -8। तो ये वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाउ इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2.6। नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 2.6, वो भी पॉजिटिव वैल्यू, 2.6 वैल्यू आएगी और वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे अगर इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू मूव दिस डिस्टेंस, मैं नीचे की तरफ आऊँगा और कितनी वैल्यू पे आ जाऊँगा, नाउ वी हैव टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 2.6, यानी कि ये जो मेरा पॉइंट बनेगा यहाँ पे कितना है, डेट इज ऑफ 2.6। क्लियर है। जैसे ही मैं डी पॉइंट पे पहुँचता हूँ, डी पॉइंट पे मेरा एक वर्टिकली डाउन फोर्स लगा है कितना, 6 किलोन्यूटन का। तो 2.6 तो मुझे वर्टिकली डाउन चलना पड़ेगा। जैसे मैं डी पॉइंट पे पहुंचा तो मेरा वर्टिकली डाउन फोर्स लगा ना 6। अगर वर्टिकली डाउन लगा, अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव करें, वर्टिकली डाउन फोर्स लगा है तो उतनी डिस्टेंस नीचे चलते हैं इन केस ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, और अगर वर्टिकली अप फोर्स लगा है तो उतनी डिस्टेंस अप मूव करते हैं, ठीक है। तो डी पॉइंट पे 6 का लगा था, 2.6 ऑलरेडी चल चुका और नीचे और डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, तो 6 - 2.6 यानी कि 3.4, यानी कि बच्चे 3.4 मेरे को डिस्टेंस और मूव करनी पड़ेगी। तो मैं इस पॉइंट पे था, मेरे 3.4 डिस्टेंस और मूव कर ली और मैं कहाँ पहुँच गया, नाउ वी हैव टू मूव एट दिस पॉइंट। मैंने 3.4 डिस्टेंस को और मूव कर लिया और मैं कहाँ पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया। क्लियर है। नाउ डी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आता है ई पॉइंट, डी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आता है ई पॉइंट, और मैं देखता हूँ कि डी और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है। जब बच्चे कोई लोड ना लगा हो तो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो डी और ई के बीच में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। क्लियर हुआ, डी और ई के बीच में मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दी। क्लियर। जैसे ही मैं ई पॉइंट पे पहुंचता हूं तो मैंने देखा कि एक 3 किलोन्यूटन का लोड डाउनवर्ड लगा है, तो इसका मतलब मुझे कितनी डिस्टेंस नीचे चलनी पड़ेगी, 3 डिस्टेंस और नीचे चलनी पड़ेगी। मैं 3 डिस्टेंस और नीचे मूव कर गया, तो 3 ये था, 3.4 ये था, तो यानी कि टोटल मिलकर कितना हो गया 6.4। मैं तो 3 चला ना, मैं बच्चे ये डिस्टेंस चला 3.4 ऑलरेडी चल रखा हूँ, तो 3 + 3.4 कितना हुआ 6.4, तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया बी, ई और बी के बीच में बच्चे कोई लोड नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो मैंने बच्चे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दी। क्लियर है, मैंने क्या बना दी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी कि मैं बी पॉइंट तक मेरी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गई। जैसे ही मैं बी पॉइंट पे पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक वर्टिकली अप फोर्स लगा है, कितना 12.4, तो यानी कि मुझे वर्टिकली अप डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, कितनी 12.4। 6.4 में ऑलरेडी हूँ, और 6 अगर मैं ऊपर और चला जाऊं तो 6 + 6.4 होता है 12.4। तो इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब मेरे को
इसका मतलब मुझे कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू मूव दिस डिस्टेंस। मैं अपने यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच गया, क्लियर, कितना 6, ये था 6.4 और ये था 6, क्लियर है। अब B के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आता है बच्चे C पॉइंट। B के बाद जो मेरा नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया C पॉइंट, और मैंने देखा कि B और C के बीच में क्या लगा है, UDL लगा है। B और C के बीच में UDL लगा है, और जब किसी भी पोर्शन में आपका UDL लगा होता है, जब किसी भी पोर्शन में आपका UDL लगा होता है तो क्या बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और मुझे पता है कि सी पॉइंट पे तो शेयर फोर्स 0 है, लोडिंग डाउनवर्ड है, लोडिंग डाउनवर्ड मतलब माइनस साइन, माइनस मतलब लेस देन 0, यानी कि वो इंक्लाइंड क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। क्यों आएगी नीचे की तरफ, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 यानी कि डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, और सी पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स ऑलरेडी 0 है। तो इसका मतलब बच्चे मेरे को ये पता है कि मैं यहाँ से चलने वाला हूँ और मैं फाइनली मेरे को इसी पॉइंट पर आके मीट अप करना है, क्लियर है। अरे क्लियर है, बस जो भी रेफरेंस लाइन से नीचे है वो सारा मेरा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो ये मेरा पॉजिटिव, और ये भी बच्चे मेरा क्या होगा, नाउ दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव। जो रेफरेंस लाइन से नीचे होगा वो नेगेटिव, और जो रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा वो सारा पॉजिटिव, क्लियर है। जो रेफरेंस लाइन से नीचे वो सारा नेगेटिव, और जो रेफरेंस लाइन से ऊपर वो सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर हुआ। रेफरेंस लाइन से नीचे सारा नेगेटिव और रेफरेंस लाइन के ऊपर सारा क्या होगा, पॉजिटिव, क्लियर है। क्लियर है, चलो ये बच्चे मेरा बन गया SFD। नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ये क्या बन गया, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन जैसे ही बच्चे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी वहाँ पे नहीं आने वाली, आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, क्लियर हुआ। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, क्लियर हुआ। अब आगे मैंने आपको बच्चे ये बताया हुआ है कि जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो मैं लोडिंग डायग्राम को देखता हूँ, लेकिन जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो मैं लोडिंग डायग्राम एज वेल एज शेयर फोर्स डायग्राम दोनों को देखूंगा। जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करूँगा तो मैं लोडिंग डायग्राम और प्लस शेयर फोर्स डायग्राम दोनों को देख के बनाता हूँ, क्लियर है। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैंने अपनी एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया। नाउ दिस इज अवर रेफरेंस लाइन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैंने इसको रेफरेंस लाइन को अपने ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। नाउ देखो अब इधर देखते हैं, अब देखो इधर, अब 1 by 1 यहाँ पे अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो था उसको ड्रॉ करेंगे 1 by 1 करके। अब इधर देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा वर्टिकली अब मूव कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो इधर, नाउ दिस इज अवर बेंडिंग। अब देखो इधर, सुनो बच्चों, अब स्टार्टिंग मैंने बताया हमेशा भाई मैं लेफ्ट से ही करता आया हूँ, तो यहाँ पे भी मैं स्टार्टिंग जो करूँगा अपनी लेफ्ट से ही करूँगा, ठीक है। अब सुनो इधर, ए पॉइंट पे मेरा सिंपली सपोर्ट है, जब ए एंड सिंपली सपोर्टेड है तो वहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट होना नहीं है, इतना सभी को क्लियर है। और मेरे को ये भी पता है कि ए पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0। तो 0 है तो मेरी स्टार्टिंग बिल्कुल कहाँ से होगी, मेरी स्टार्टिंग बच्चे बिल्कुल 0 से होने वाली है। मेरी स्टार्टिंग बिल्कुल यहाँ से होगी 0 से, ठीक है। मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है D, और A और D के बीच में UDL लगा है, A और D के बीच में UDL लगा। और जब किसी पोर्शन में UDL लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो शेप बनती है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप बनती है वो कैसी बनती है, पैराबोला बनती है। क्या बनती है बच्चे, पैराबोला। A और D के बीच में लगा है UDL, और जब किसी पोर्शन में UDL लगता है तो पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला। देयर इज ए पैराबोला। तो जब बच्चे पैराबोला बनेगा तो मेरे को एक रिलेशन पता है भाई, क्या पता है कि dm/dx जो होता है, नाउ dm/dx इज इक्वल टू vx। अब मुझे पैराबोला तो पता चल गया कि इस पोर्शन में पैराबोला बनेगा, लेकिन वो अप जाएगा कि डाउन जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करेगा dm/dx इक्वल टू vx। यानी कि A और D के बीच में शेयर फोर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बच्चे क्या बनने वाला है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा, देयर इज ए इंक्रीजिंग कर्व। क्या
क्या बनेगा, देयर इज ए इंक्रीजिंग कर्व। ए और डी के बीच में पॉजिटिव शेयर फोर्स है, ए और डी के बीच में है आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स। जब शेयर फोर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग कर्व। क्या बनेगा, इंक्रीजिंग कर्व, यानी कि मेरा ग्राफ मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जाके कहाँ पे, डी पॉइंट पे कैसे मिलेगा, ए पॉइंट से कैसे मिलेगा, वो डिसाइड करेगा स्लोप। अब मेरे को एक बात है, ए पॉइंट पे शेयर फोर्स है, यस 10.6 वैल्यू है, तो ए पॉइंट पे बच्चे शेयर फोर्स है, Vx है, यानी कि dm/dx भी है, यानी कि स्लोप एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ग्राफ ऐसे ही जाने वाला है। डी पॉइंट की बात करता हूँ, डी पॉइंट पे क्या शेयर फोर्स है, डी पॉइंट पे क्या शेयर फोर्स है, यस देयर इज ए शेयर फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा तो 2.6, राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो 3.4 शेयर फोर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे भी बच्चे आपका स्लोप एग्जिस्ट करने वाला है। इसका मतलब ये ग्राफ आपका कुछ यहाँ से जाएगा और ऐसे मीटअप करेगा, ठीक है। नाउ द ग्राफ विल मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है, ग्राफ विल मीट एट दिस पॉइंट। आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि यहीं पे मैक्सिमम होगा, बिकॉज कि बेंडिंग जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो अपना साइन चेंज कर रहा है प्लस से माइनस, और जहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होता है, मैक्सिमम ही होता है। वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बच्चे क्या होता है, आपका मैक्सिमम ही होता है। क्लियर है। तो इसका मतलब बच्चे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होने वाला है कि वो कुछ ऐसे जाएगा। नाउ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो मेरी शेप होगी वो कुछ इस तरह से होने वाली है। नाउ द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस, जो मेरे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप होगी वो कुछ इसी तरह से होगी। क्लियर है। नाउ ए से लेकर डी के बीच में मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा। डी पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा ये कौन बताएगा आपको, डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे, 10.6 की रिएक्शन है भाई, देखो इधर 10.6 का वर्टिकली फोर्स लगा है, तो 10.6 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, तो एक सैगिंग ही तो देगा। सारे साइन कन्वेंशन बता रखे हैं मैंने। सैगिंग, यूडीएल लगा है, यूडीएल कैसे देगा, डाउनवर्ड फोर्स कैसे, होगिंग करेगा, तो कैसे होगिंग होगा, तो -8 का लगा है फोर्स, कितनी डिस्टेंस है 4, कितने पे लगेगा 4/2 पे। क्लियर है। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन। 832 मल्टीप्लाई 2 और 10.6 मल्टीप्लाई 4 माइनस आंसर इट इज़, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको अच्छे से। 8 चूँकि डिस्टेंस नहीं होगी, 8 तो टोटल लोड ही है, डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगी, 8 दूनी 16, ठीक है। तो नाउ 10.6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 16 इट इज़ कमिंग आउट टू बी 26.4। नाउ द वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, नाउ द वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी ऑफ 26.4। नाउ 26.4 कितनी वैल्यू आ जाएगी, नाउ द वैल्यू इज़ 26.4। क्लियर है। कितनी वैल्यू आ जाएगी 26.4, यानी कि डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया मेरा 26.4 आ गया। क्लियर है। नाउ डी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है ई, और डी और ई के बीच में बच्चे कोई लोड नहीं लगा है। जब कोई लोड नहीं लगता है तो क्या बनती है, इन शेप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और डी और ई के बीच में है शेयर फोर्स नेगेटिव है, यानी कि dm/dx की वैल्यू माइनस Vx की वैल्यू नेगेटिव, dm/dx नेगेटिव मतलब लेस देन 0, इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। इसका मतलब ये है कि अब ग्राफ मेरा नीचे की तरफ आने वाला है। इसका मतलब बच्चे क्या है कि ग्राफ मेरा नीचे की तरफ आएगा, और नीचे आके वो ई पॉइंट पे कहाँ पे मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा कि ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। देखो इधर 10.6 कैसे करेगा, होप करेगा, तो 4 2 6, तो मैं लिख सकता हूँ 10.6 मल्टीप्लाई में 6, ठीक है। फिर यूडीएल होक करेगा इसको, कैसे कितना -8 मल्टीप्लाई में 2 और 2 कितने डिस्टेंस 4 डिस्टेंस। फिर ये एक लोड लगा है, लोड कितना लगा है बच्चे 6 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस कितनी ये भी होक करेगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि 19.6। नाउ द वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 19.6, वैल्यू इज़ 19.6। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट से यहाँ पे ये ग्राफ मेरा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड नाउ द न्यू वैल्यू विल बी हाउ मच, दैट इज़ ऑफ 19.6। क्लियर है। नाउ द न्यू वैल्यू विल बी 19.6। समझ में आया। अब ई पॉइंट पे पहुँच गया, मैंने देखा ई और बी के बीच में अगेन फिर से कोई लोड नहीं लगा। ई और बी के बीच में अगेन फिर से कोई लोड नहीं लगा। जब किसी रीजन में कोई लोड ना लगा हो तो अगेन क्या बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है, तो अब ये ग्राफ
अब देखो ई और बी के बीच में शेयर फोर्स नेगेटिव मतलब वी एक्स की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि डी एम अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग कर बनेगा, यानी कि ग्राफ मेरा अभी और नीचे आने वाला है। कहाँ तक नीचे आएगा वो देखते हैं। तो इसका मतलब ये नीचे आके यहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, जीरो होगा। ये कौन बताएगा कि बी पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना है? तो बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे निकालेंगे? देखो राइट हैंड साइड से ले लो बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, तो ज़्यादा आसानी है, एक ही लोड लेंगे। यूडीएल का रिजल्टेंट है 6, कैसे करेगा बच्चे? उसको होप करने की कोशिश करेगा। तो 6 1 मीटर डिस्टेंस है, 6 एकम 6, यानी कि प्लस का 6 वैल्यू कितनी आ जाएगी? नाउ देयर इज ए वैल्यू ऑफ प्लस का 6। नहीं होप कर रहा है तो माइनस का 6 होगा ना। देखो ये सेक्शन हो गया मेरा, ये कैसे कर रहा है? 6 का लोड लगा है, 3 दूनी 6 होते हैं ना, 6 डिस्टेंस 1 मीटर, 6 एकम 6, तो माइनस का 6, तो वैल्यू इस माइनस का 6, यानी कि अब मेरा ग्राफ बच्चे नीचे की तरफ जाएगा और नीचे जाके कुछ ऐसे मिल जाएगा, नीचे जाके कुछ ऐसे वैल्यू मिल जाएगी। नाउ इट इज माइनस का 6। वैसे माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो अब आगे देखो, आगे सुनो इधर। नेक्स्ट देखो। अब देखो बी और सी के बीच में क्या लगा है? यूडीएल लगा है। और बी जब यूडीएल लगता है तो क्या बनता है? पैराबोला बनता है। शेयर फोर्स है पॉजिटिव, वी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि डी एम अपॉन डी एक्स पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इंक्रीजिंग कर्व बनेगा। तो बच्चे मेरे को इतना श्योर है कि पैराबोला बनने वाला है इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर पैराबोला बनेगा, और पैराबोला बन के वो इंक्रीजिंग यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो यानी कि मेरे को स्लोप चेक करने पड़ेंगे कि यहाँ पे कैसे स्लोप होगा, इस पॉइंट पे कितना। और चूंकि मेरे को फाइनली बच्चे ये भी पता है सी एंड मेरा फ्री एंड है और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मेरा जीरो ही होगा सी एंड पे, तो फाइनली बच्चे वो मिलेगा तो इसी पॉइंट पे। बस स्लोप चेक करने पड़ेंगे कि यहाँ पे स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप। अब ये देखो बी पॉइंट पे शेयर फोर्स है, यस देयर इज ए शेयर फोर्स। शेयर फोर्स है तो इसका मतलब स्लोप भी एग्जिस्ट करेगा। स्लोप बच्चे कब एग्जिस्ट करेगा? स्लोप कब एग्जिस्ट करता है? जब ये कुछ ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो सी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना? जीरो। शेयर फोर्स जीरो, इसका मतलब स्लोप भी जीरो। स्लोप जीरो, तो स्लोप जीरो मतलब ये जब यहाँ पे कैसे मिलेगा? नाउ इट विल बी मीट लाइक दिस, जब वो कुछ ग्राफ आपका इस तरह से मिलेगा, जब वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? बस मिल गया, बन गया ग्राफ आपका। नाउ चूँकि रेफरेंस लाइन से नीचे जितना भी होगा वो सारा नेगेटिव, और रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना भी होगा वो सारा का सारा पॉजिटिव। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू कितनी थी? डेट इज़ ऑफ 19.6, और ये वैल्यू कितनी थी? डेट इज़ ऑफ 26.4, डेट इज़ 26.4। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये पॉइंट जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है, ये अपना साइन चेंज कर रहा है, ये आपके लिए हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्या हो गया बच्चे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो ये मेरा पैराबोला था, तो इसको आप 2 डिग्री शो कर सकते हो। ये भी पोर्शन पैराबोला था तो आप इसको 2 डिग्री शो कर सकते हो। ये इंक्लाइंड स्ट्रेट तो 1 डिग्री, ये भी स्ट्रेट लाइन थी तो 1 डिग्री। क्लियर है? तो ये बच्चे क्या बन गया आपका? नाउ दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या बन गया आपका? नाउ दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, नाउ दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। क्या बन गया ये आपका? नाउ दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये आपका बीम था। ठीक है, इसके लिए आपको ये बीम है, इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम ये हो गया। एंड नाउ दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। क्लियर है? क्लियर है? ये BMD हो गया और ये आपका SFD हो गया। क्लियर? और ये बच्चे हो गया आपका लोडिंग डायग्राम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? नाउ दिस विल बी द लोडिंग डायग्राम। क्लियर है सभी को? बस अभी आपको फाइनली एक और चीज़ इसमें बच्चे दिखानी पड़ेगी आपको ना, ये शेयर फोर्स और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं, इनकी कैलकुलेशन आपको शो करनी पड़ेंगी। अगर आपने कैलकुलेशन शो नहीं की तो आपको फुल मार्क्स कभी भी नहीं मिलने वाले। अगर आपने कैलकुलेशन शो नहीं की तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा SFD BMD का, मैंने बताया था कैलकुलेशन कैसे लेनी है। कैसे लोगे? देखो कैलकुलेशन सुनना। A और D के बीच में एक सेक्शन ले लेना x मीटर डिस्टेंस पे, उस पर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल के दिखा देना। फिर दिखा देना कि A पॉइंट पे कितना आ रहा है, D पॉइंट पे कितना आ रहा है। फिर D और B के बीच में एक सेक्शन ले लेना, यहाँ से A से x डिस्टेंस पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना, वैल्यू दिखा देना D पे कितनी है शेयर फोर्स की बेंडिंग मोमेंट की, और E पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है। फिर एक सेक्शन यहाँ पे लेना, फिर एक सेम सेक्शन यहाँ से ले लेना, और बस बाकी कुछ नहीं करना। वैल्यूज कैलकुलेशन, यानी कि ये जो कैलकुलेशन आई है भाई, शेयर फोर्स इस पोर्शन में पैराबोला था तो दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पे वैल्यू 26.4 के होते हैं, वो निकाल के बतानी पड़ेगी ना आपको। तो वो सब कैलकुलेशन आप दिखा देना, मैं नहीं दिखा रहा, वो मेरा काम नहीं है। क्लियर है? अरे क्लियर है?
तो चाहें तो बच्चे आप इसको नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। SSC JEE में आया है 2012 में आया था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। सबसे पहले आप इस पोर्शन को नोट कर सकते हैं, इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। उसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।